इस वक्त सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाले से की है मुलाकात। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में संसद में आपस में भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता। बताएंगे कौन से मामले को लेकर संसद में जबरदस्त तनातनी का माहौल देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ तक की हाथापाई भी हो सकती थी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में संजय सिंह ने बीजेपी को फिर लगाई है फटकार और क्या भारतीय जनता पार्टी नया कार्यकारी अध्यक्ष चुनने वाली है। इसी के साथ में बंगाल में बुरी तरीके से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल को डिवाइड करने की बातें कर रही है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे झारखंड के अंदर भी केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर बीजेपी के नेता ने संसद में कई सारी बातें कही है। ऐसा लग रहा है कि हार के डर से बीजेपी बुरी तरीके से आने वाले दिनों को लेकर भी बौखलाई हुई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों आरजेडी के एमएलसी की सदस्यता के खतरे में है। नीतीश कुमार के मिमिक्री का पूरा है मामला। इसी के साथ में केजरीवाल को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर इनेलो और बीएसपी एक साथ आ गई है। दोनों एक साथ मिलकर करने वाली है जगह जगह प्रचार। बताएंगे किस तरीके का कार्यक्रम है, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है और बीजेपी के नेता आपस में और ज्यादा उलझने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में काफी तलखियां देखने को मिल रही है। दोस्तों इनडायरेक्ट तरीके से दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटेंगे बल्कि अपने तरीके से करारा जवाब देंगे। दोस्तों लगातार केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने समर्थन में लगातार अपने सहयोगियों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं और मंत्रियों का भी समर्थन ले रहे हैं। यहाँ तक कि दर्जा प्राप्त मंत्री को इस्तीफा भी दिलवा दिया गया है, जिन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, जो इनडायरेक्ट तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणी के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ ने भी 2 कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू असेंबली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जबरदस्त शिकस्त देने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ और पल्लवी पटेल ने 24 तारीख को मुलाकात की थी। दोस्तों मीडिया में अभी इन्फॉर्मेशन सामने आने लगी है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में चल रहे राजनीतिक रास्ता कस्ती के बीच में इस तरीके से पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ का मिलना, जो एकमात्र विधायक है अपनी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक उनका अलायंस चल रहा था, ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य पर दबाव बनाने के लिए और केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही राजनीति को जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने यह कदम उठाया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से चुनाव हार गई और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य खुले तौर पर बगावत कर देंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और योगी आदित्यनाथ के पल्लवी पटेल से मुलाकात के पीछे आप लोग क्या समझ पा रहे हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। दोस्तों कुछ दिनों तक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे रवनीत बिट्टू ने आखिरकार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि वो चुनाव में गए तो लोगों ने उन्हें कह दिया कि वो बीजेपी से आए हैं तो जनता उनको नहीं जिताएगी, जबकि वो वर्तमान सांसद थे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सदन में जबरदस्त तरीके का बहस देखने को मिला। रवनीत बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी कई मुद्दों को लेकर आपस में भिड़ गए। दोस्तों गर्मा गर्मी के माहौल के बीच सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी चरणजीत सिंह चन्नी के सामने रवनीत बिट्टू ने। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के राजा वड़िंग बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने वेल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद राजा वड़िंग की तरफ दूसरी ओर से बिट्टू भी आगे की ओर आने लगे। ऐसा लगा कि दोनों नेताओं के बीच में कहा सुनी और ज्यादा ना बढ़ जाए, आपस में हाथापाई की भी कहीं नौबत ना आ जाए। हालांकि राजनाथ सिंह ने रवनीत बिट्टू को आगे जाने से रोका और इसके बाद मामले को जैसे तैसे शांत कराया गया है। दोस्तों लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से दोनों नेता आगे की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज अखाड़े में कहीं संसद तब्दील ना हो जाए। साथ साथ दोस्तों संजय सिंह बोले, कहा मोदी का वादा 2 करोड़ नौकरी हर साल, फिर बोले पकौड़ा तलो, फिर बोले पान लगाओ, फिर बोले 4 साल के अग्निवीर बनो। अब कह रहे हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग करो, हर महीने 5,000 मिलेगा। अगली योजना होगी 5 करोड़ कटोरा मुफ्त बांटा जाएगा, कटोरा लो भीख मांगो योजना। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को लेकर एक अपडेट देते हुए बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट का चयन अगस्त में कर सकती है। अगस्त के पहले वीक में केशव प्रसाद मौर्य इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिस बंगाल के अंदर बुरी तरीके से हार मिली है, उस बंगाल को कई हिस्सों में बांटने के लिए बीजेपी के लोग टिप्पणियां करना शुरू कर गए हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार के उत्तर बंगाल के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने की मांग पर घमासान मचा हुआ है। अभी इस पर उठा विवाद थमा भी नहीं है। दोस्तों झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल के 2 जिलों को मिलाकर अलग केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की मांग कर डाली। उन्होंने लोकसभा में केंद्र से मांग की कि हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं, यह मामला गंभीर है। मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद दोनों संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे और एनआरसी लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों झारखंड को लेकर उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई को आदेश में कहा था कि मुस्लिम आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी के नेता ने यह कोट करते हुए दावा किया है कि 36% से 26% मात्र आदिवासी
वर्ग की आबादी बच गई है, यानी लगातार आबादी कम होती जा रही है और घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक कि बंगाल को दो अलग अलग हिस्सों में नॉर्थ और साउथ बंगाल में डिवाइड करने की बातें चल रही है। नॉर्थ बंगाल में ऊपर का रीजन जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, उस इलाके को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने या फिर उत्तर पूर्व के साथ मिलाने की बातें की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर जब भी कोई केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वो चार बड़े कैटेगरी पर बनता है। पहला, या तो वो कल्चरली अलग इलाका हो, यानी वहां पर एक अलग तरीके का कल्चर हो जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, या फिर वहां पर प्रशासन करने में आसानी हो तब वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, या फिर रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह हो तब वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, या फिर ऐसा इलाका हो जहां पर ट्राइबल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तब वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी केस बताने की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश इन जिलों को मिलाकर बना देना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको ये लॉजिक सही लगता है या फिर हार के कारण, बौखलाहट के कारण इस तरीके की लॉजिक बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसे तर्क नहीं बल्कि कुतर्क कहा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, बीएसएनएल 4G को 1 साल के बाद कंप्लीट करेगा, यानी 1 साल के बाद 4G आ पाएगा बीएसएनएल का, ये जानकारी बीएसएनएल ने दी है। सवाल यह है कि आखिर बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी जो एयरटेल, जियो और वीआई जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन कर रही है, अगर वो इतना समय लगाएंगे 4G को रोल करने के लिए, लाने के लिए, तो फिर ये तो कंपटीशन के खिलाफ है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर सरकारी कंपनी को इस तरीके से कमजोर रखा जा रहा है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा मिल सके, अगर आप भी मानते हैं कि अगर बीएसएनएल में 4G होता तो ज्यादा जने बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लेते, शायद इसीलिए बार बार डिले किया जा रहा है और अब 2025 में जाकर कहीं 4G को रोल आउट किया जाएगा। दोस्तों, जब दुनिया भर के अंदर 6G का मामला शुरू हो जाएगा और चाइना में तो इसकी शुरुआत कर भी दी गई है, तो क्या भारत के अंदर केवल 4G बीएसएनएल लेकर आ पाएगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के लोग इसे चलाते हैं बीएसएनएल को, तो आखिर इसमें दिक्कत कहां आ रही है? साफ तौर पर दोस्तों, कहीं ना कहीं जानबूझकर बीएसएनएल को दबाया गया है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या आप देश के बीएसएनएल को और आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और किनके कारण ऐसा हो रहा है? दोस्तों, साथ साथ आरजेडी के राज्यसभा के सांसद संजय यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रति व्यक्ति आय में 197 देशों में भारत 142वें नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अफ्रीकी देश अंगोला से भी पीछे है। देश के 10% लोगों के पास देश की 70% से ज्यादा संपत्ति है और बाकी 90% लोगों के लिए इस बजट का कोई महत्व नहीं है। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद संजय यादव की ओर से टिप्पणी की गई है। दोस्तों, इसी के साथ में आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खतरे में है। सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के मामले में आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद सदस्यता पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सुनील कुमार सिंह ने पिछले सत्र में नीतीश कुमार का अंदाज कॉपी करते हुए मिमिक्री की थी। आरजेडी के एक और एमएलसी कारी सोहेब ने भी इसी तरीके का बर्ताव किया था। आरजेडी के दोनों एमएलसी के खिलाफ विधान परिषद की आचार समिति के पास मामला भेजा गया था। समिति के सामने आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन सुनील कुमार सिंह ने गलती नहीं मानी। समिति ने जांच के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट सभापति को सौंप दी है। तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर निर्णय भी ले लिया है। हालांकि निर्णय अभी तक जारी नहीं किया गया। दोस्तों, जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इनको एमएलसी के पद से हटाया जा सकता है। जो भी फैसला लिया जाएगा इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर राव रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर इंडिया गठबंधन 30 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर रैली कर विरोध प्रदर्शन करेगा। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस के नेता के कविता और अन्य आरोपियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल में अधिकारियों को 31 जुलाई 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी के कारण वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर आरोप है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल का वजन लगातार घटता जा रहा है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाले, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने एक भी बार कोई पोस्ट नहीं किया फूलन देवी के पुण्यतिथि को लेकर। दोस्तों, इस पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या वजह रही है कि संजय निषाद जी ने फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर एक ट्वीट नहीं किया, जबकि संजय निषाद खुद को निषादों का बड़ा नेता बताते हैं, खुद को गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। क्या वजह रही होगी मुझे पता है, आप लोग जानते हैं क्या? इस तरीके सोशल मीडिया पर सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं संजय कुमार निषाद, ऐसा लग रहा है कि वो अपने कोर मुद्दे से, यानी जो उनका मेन मुद्दा हुआ करता था, उससे भी दूर हो गए हैं। दोस्तों, फूलन देवी को जो हमेशा हर बार एक तरीके से श्रद्धांजलि दिया करते थे, इस बार एकदम शून्य बट्टा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या दूसरे वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है? दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड के अंदर 2019 के असेंबली वोट शेयर को लेकर जो आंकड़े हैं उससे आप समझ जाइए कि झारखंड के अंदर किस तरीके से बीजेपी इस बार आगे बढ़ना चाहती है। यूपीए गठबंधन को 35% वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला था और आजसू पार्टी को 8% वोट मिला था। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को 5% वोट मिला था और 2% वोट शेयर का डिफरेंस रहा था यूपीए और बीजेपी के बीच में। बाबूलाल मरांडी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, उनको 13% वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार दोनों को साथ में लेकर मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि पिछली बार अकेले
अकेले लड़े तो उनको पता चल गया कि झारखंड में बीजेपी दूर दूर तक बिना गठबंधन सहयोगियों के नजर नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि 41 सीटें छोटा नागपुर रीजन की है जहां पर काफी ज्यादा वोट परसेंटेज मायने रखता है। और आजसू पार्टी और बाबूलाल मरांडी की पार्टी अगर 13% वोट लेकर आ रही है बिना बीजेपी के, तो 41 सीटों पर काफी क्रूशल हो गए हैं, काफी ज्यादा जरूरी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी में लाकर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और इसके बाद एक तरीके से वही नेतृत्व संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के अंदर। और बाकी आजसू पार्टी 8% वोट वाली, उसके साथ भी बीजेपी ने अलायंस किया है। क्या इससे कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाले दिनों के अंदर दिखाई देगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ संविधान दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी प्रदेश भर के अंदर आज बड़े कार्यक्रम करने वाली है। सभी सपा ऑफिस में संविधान स्तंभ की स्थापना दिवस मनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी संविधान मान स्तंभ लगाने का सभी कार्यालय को निर्देश दिया गया है। लखनऊ में पार्टी के मुख्य कार्यालय पर भी ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों। 26 जुलाई सन 1902 में राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने संस्थान में आरक्षण को अमल में लाया था। बाबा साहब ने आरक्षण को संविधान दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया था। इसका उद्देश्य हजारों सालों से जिसको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं था उसको आरक्षण देना था, अर्थात बहुजन समाज को पहली बार देश के अंदर न्याय दिया गया था और इसी को समाजवादी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है दोस्तों। वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बीएसपी ने 1 अगस्त से हरियाणा में प्रचार शुरू कर दिया है। आकाश आनंद और अभय चौटाला संभालेंगे मोर्चा। 1 अगस्त 2024 को अंबाला लोकसभा की जगाधरी सीट पर पहली बैठक होने वाली है। 10 कार्यक्रम होंगे और 13 अगस्त तक गठबंधन की साझा रैलियां लगातार होती रहेगी और माहौल लगातार बनता चलेगा दोस्तों। इसके साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, कहा काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ है। गर्भगृह का सोना 6 महीने में पीतल हो गया। सीईओ का जवाब आया है कि स्वामी के पास दिव्य दृष्टि है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी बड़ा है क्योंकि एक के बाद एक कई सारे घोटाले का दावा कर रहे शंकराचार्य और उनके द्वारा कही गई बातें काफी ज्यादा बड़ी बातें हो सकती है क्योंकि वो सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं दोस्तों। और उन्होंने ये जो बातें कही है कहीं ना कहीं लोगों से पूछ कर ही कही होगी, जो उनको इनपुट मिला होगा उसके आधार पर ही उन्होंने कहा है। तो ये घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा मामला हो सकता है, इस पर जांच होना बहुत जरूरी है। और पहले केदारनाथ को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और अब बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्डा जो चार्टर अकाउंटेंट भी है, उन्होंने उसी तरीके से निशाना साधा है, एकदम चार्टर अकाउंटेंट टाइप बयान देते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या इस बार काफी कम हो गई है। अगर आप सही से देखेंगे तो बीजेपी के सीटों पर जनता ने 18% की जीएसटी लगा दी, यानी जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की पहले 303 सीटें हुआ करती थी अब उस पर 18% जीएसटी लगकर 240 के आसपास बीजेपी की सीटें रह गई। उन्होंने कहा कि जनता लगातार मांग करती रही कि जीएसटी को आसान कर दीजिए, आसान कर दीजिए। भाजपा सरकार ने किया नहीं तो फिर जनता ने बीजेपी की सीटों पर जीएसटी लगा दी और आने वाले दिनों के अगर ये लोग जनता की बातें नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा टैक्स जनता लगा देगी। दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि एकदम सही रिप्लाई किया गया है? एक चार्टर अकाउंटेंट को जो बयान देना चाहिए उसी तरीके का बयान दिया गया है, दूर तक मैसेज पहुंचा है। तो अपनी राय जो लेकर जाएगा। साथ साथ दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ पर एकदम शांति के साथ कांवड़ यात्रा होती है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जबकि कई जगह तोड़फोड़ की खबर सामने आती है दोस्तों। ऐसे में प्रशासन की तैयारी को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। अब एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया जहां पर कांवड़ यात्रा के चलते 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। और इस पर लोगों ने सवाल पूछा है कि गलत बात है कि प्रशासन एक कांवड़ यात्रा संभाल नहीं पा रही, इसके लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा जो हमेशा हर साल चलती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से स्कूल को बंद किया जा रहा है इससे गलत मैसेज देश के अंदर जा रहा है, खासकर समाज के लोगों में जा रहा है। क्योंकि धार्मिक उत्सव अपनी जगह है लेकिन लोगों की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो निरंतर चलती रहनी चाहिए, इन पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्कूल को ही बंद कर दिया गया है जो काफी गंभीर मामला है दोस्तों। इस पर विनोद काबरी ने तंज कसते हुए कहा कि वह कितना शानदार फैसला है, बच्चों को स्कूल की वैसे भी क्या जरूरत है। यानी तंज कसा गया है दोस्तों। लोगों को लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है, ऐसे डिसीजन नहीं होने चाहिए, इससे सरकार की गलत प्राथमिकता सेट होती है, जो गलत बात है। देश के अंदर शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए किसी भी और त्योहार की तुलना में। साथ साथ झारखंड में 2 नेताओं की विधायकी चली गई है दोस्तों। झारखंड के दोनों नेताओं की विधायकी चली गई। स्पीकर कोर्ट ने 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है उसके तहत कार्रवाई की गई है दोस्तों। आरोप में जेबी पटेल और लोबिन हेम्ब्रोम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। स्पीकर कोर्ट ने सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जेपी भाई पटेल के खिलाफ शिकायत एलओपी अमर बाउरी ने दर्ज कराया था। बाउरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और हजारीबाग से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन लोबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन ने स्पीकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। लोबिन हेम्ब्रोम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था और विधायक बनकर आ गए थे। लोबिन हेम्ब्रोम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद में विधायक थे। दोनों विधायकी रद्द होने के बाद अब 26 जुलाई से ये फैसला प्रभावी हो जाएगा दोस्तों झारखंड के अंदर। हालांकि अभी कुछ दिनों में ही चुनाव होने वाले, तो इनकी विधायकी जाने से सरकार के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही विपक्ष को इससे कोई मजबूती मिलेगी, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं विधायकों का मैसेज चला गया है। साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तुलना पाब्लो एस्कोबार से कर दी। उन्होंने रेड्डी सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र रिलीज करते हुए कहा कि जगनमोहन रेड्डी के रूल में उनके शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश में गांजा कैपिटल बन गया था। इससे पहले राज्य में कभी भी कानून व्यवस्था की इतनी बुरी स्थिति देखने को नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबिया ड्रग माफिया
माफिया और नार्को आतंकवादी है वह पॉलिटिशियन बना, फिर ड्रग्स बेचने का अपना कंट्रोल शुरू किया। 1976 में गिरफ्तार किया गया। 1980 तक वो दुनिया के सबसे अमीर ड्रग्स माफिया में से एक बन गया। इससे मालूम चलता है कि कोई ड्रग्स बेचकर भी अमीर बन सकता है। नायडू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी कुछ इसी तरीके के टाटा और अंबानी से भी ज्यादा अमीर बनना चाहते थे। कुछ लोगों की जरूरत होती है, कुछ लोग लालची होते हैं और इसके बाद और भी कई बातें कही गई है। दोस्तों ऐसा लग रहा है उनके बयानों से कि मामला काफी तल्खी भरा है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू की ओर से जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया है। साथ साथ सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा गया। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी स्पेशल फोकस करेगी ट्राइबल डोमिनेटेड सीट पर। झारखंड के अंदर पहले लिस्ट होंगे जो कैंडिडेट के, उसमें 28 SC/ST सीट पर तय किए जाएंगे। इसके बाद अन्य सीटों को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा। पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी है। गीता कोड़ा और समीर ओरान को भी मैदान में उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मात्र 28 में से 2 ट्राइबल सीटें हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मैक्सिमम है। बीजेपी इन्हीं सीटों पर अपने दावेदारी को मजबूत करना चाहती है। हालांकि कितना कर पाएंगे सबसे बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों वहीं पर वाराणसी के अंदर सांप के जहर के तस्करी के मामले को लेकर एलवीस यादव से ईडी ने पूछताछ की थी और इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है। दोस्तों इस पर सवाल तो खड़े होते ही है। प्रतिबंधित परिसर में एलवीस यादव की फोटोग्राफी करवाई गई है। प्रोटोकॉल के साथ कराया गया बाबा विश्वनाथ का दर्शन। इसे लेकर उठे कई सारे सवाल के बाद अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है कि किन लोगों ने ऐसा करवाया है। दोस्तों क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि एक तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिस क्षेत्र में फोटो खींचना अलाउ नहीं है, जिस परिसर के अंदर, वहां पर स्पेशल फोटो खिंचवाए गए हैं। दोस्तों साथ साथ आजमगढ़ का नाम वीर सावरकर नगर रखे जाने की खबरें लगातार मीडिया में चलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक और जिले का नाम बदला जाएगा, आजमगढ़ का नाम बदला जाएगा। इसे लेकर आप भाजपा के समर्थक मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये निर्णय लेंगे। दोस्तों हालांकि कोई ऑफिशियल नहीं है, केवल चर्चाएं मात्र चल रही है और वैसे भी वीर सावरकर नाम रखना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए है, क्योंकि आजमगढ़ के अंदर अगर नाम बदलना होगा तो वहां पर कोई स्थानीय महापुरुष के नाम पर आजमगढ़ का नाम रखना बीजेपी को फायदा कर सकता है। लेकिन अगर नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा तो स्थानीय लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और ये उल्टा बीजेपी को नुकसान ही पहुंचाएगा। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से पार्टी ने अपने आप को किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने चन्नी के बयान को उनकी निजी राय करार दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने चन्नी के बयान की निंदा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को लेकर लोकसभा में चन्नी के बयान को कांग्रेस पार्टी ने अपने से अलग बताया, उनका निजी बयान बताया है। दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि वो रक्षाबंधन के नाम पर 250 रुपए अतिरिक्त लाडली बहना स्कीम के तहत महिलाओं को गिफ्ट देंगे। बीजेपी दावा करती है कि वो राज्य में 1250 रुपए हर महिलाओं को देते हैं, हर महीने देते हैं, जिसे अब 250 रुपए और बढ़ाकर 1500 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट रखा गया है इस पूरे स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि किन लोगों को लाडली बहना योजना का फायदा मिलता है। अगर आप लोग कोई मध्य प्रदेश में से हैं तो लिखकर जरूर बताएगा कि आपको इस योजना का फायदा मिलता है या फिर केवल दिल्ली के अंदर मीडिया में खबरें बनाने मात्र के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर अभी केवल चुनाव से पहले यह स्कीम लेकर आई गई है, लाडली बहना लाडला भाई योजना, ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करे जाए। क्या मध्य प्रदेश के अंदर भी एक तरीके का जुमला है या फिर इसमें कोई वास्तविकता है? आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राज्यसभा में बृहस्पतिवार बीते दिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि बिहार की जनता का यह हक है, इसे मिलना चाहिए, इसे दिया जाना चाहिए। मानव विकास के सूचकांक पर, राष्ट्रीय आय पर, औद्योगिकरण के मानदंडों पर लगातार बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और इसीलिए बिहार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है, यानी स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए और इसके कारण अतिरिक्त फंड मिलेगा बिहार को। लेकिन केवल एक स्पेशल फंड बनाकर मामले से कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है और बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि केवल स्पेशल फंड दिया जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केवल एक सरकार बचाने का टैक्टिस मात्र है, यानी एक रणनीति ही मात्र है, इससे जनता को कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आपकी कोई और राय हो तो भी लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में अपना आपा खो बैठे। आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी और भड़कते हुए उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। उनके बयान को लेकर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं पर इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करना मुख्यमंत्री की आदत बन गई है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि महिला हो, कुछ जानती हो, महिला पर ओछी और गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट और निम्न स्तरीय टिप्पणी करना मुख्यमंत्री की आदत में शुमार हो गया है। यह केवल उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। साथ साथ दोस्तों श्रवण कुमार को संसद में बीजेपी के बाबा ने धमकी दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और योगी बाबा बालक नाथ ने टिप्पणी करते हुए श्रवण कुमार को सदन में धमकी देते हुए कहा कि नहीं तो आप देख लेना, आपकी विधानसभा से लेकर आपके घर तक पूरे देश का साधु संत समाज इकट्ठा करना मेरा काम है, यानी आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। इस तरीके की धमकियां दी गई है। दोस्तों विधानसभा के अंदर कही गई इन बातों पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम धमकी देने का मामला है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह भाषा किसी योगी की
किसी संत की नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान पर संजीदे तरीके से संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो अपनी राय जो लिखा था दोस्तों। साथ साथ लखनऊ के बंथरा में युवक के पीट कर हत्या करने का मामला समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक पहुंच गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंथरा में बीते 22 जुलाई को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने ऋत्विक पांडे की हत्या कर दी। दबंगों ने युवक के घर में घुसकर उनके पिता और भाई को भी मारा था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ऋत्विक के घर जाएगा और इस पूरे हत्या के मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा। दोस्तों मामले में आरोपी हिमांशु सिंह और उसके साथी फरार बताए जा रहे हैं। यह मामला काफी बड़ा है दोस्तों और अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से ब्राह्मण समाज के नेता और प्रतिनिधि मुलाकात करने वाले हैं और इस पर न्याय की मांग की जाएगी। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप चैनल। जय हिंद।